इसकी स्टेजेस होती हैं ना। पहली स्टेज में क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा डक्ट्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं और उनके अंदर सेक्रीशंस जमा हो जाती हैं। अब वो जो सेक्रीशंस होती हैं वो ग्रीन हो सकती हैं या वो ब्राउन हो सकती हैं, और वो जो सेक्रीशन जमा हुई होती हैं वो निप्पल से बाहर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब वहाँ पे क्योंकि बहुत देर से वो सेक्रीशंस जो है वो जमा हुई हुई हैं एक जगह, तो आपको पता है जहाँ पे भी फ्लूइड इकट्ठा होगा एक थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, एक इरिटेंट सा रिएक्शन शुरू हो जाएगा। वो रिएक्शन जो है उसके रिजल्ट में क्या होगा, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगी डक्ट के गिर्द। ठीक है। तो वो जो उसको कहेंगे पेरिडक्टल इन्फ्लामेशन, और वहाँ पे एब्सेस या फिस्टुला भी बन सकता है फिर। तो फिर जो है अब क्या होगा कि वो पहले जो सेक्रीशंस थी वो ऐसे हो रही थी, अब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई है। तो अब क्या होगा, वो जो पहले सेक्रीशंस ग्रीन या ब्राउन कलर की आ रही थी और सीरस थी, अब उसमें थोड़ा सा ब्लड भी आ सकता है। और ये कि वो जो वहाँ पे एक सेक्रीशन जमा होकर एक मैस भी बना सकती हैं एरियोला के नीचे, और हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये जो मैस है ना ये कैंसर है, क्योंकि वो एक बड़ा सा ना मैस बन जाता है। तो वहाँ पे फिर फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये निपल है और यहाँ पे जो है एरियोला है इसके गिर्द, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब वहाँ पे वो जो इन्फ्लेमेशन है उसके रिजल्ट में फाइब्रोसिस होगी, तो फाइब्रोसिस की वजह से क्या होगा कि ये जो निपल का शेप है, निपल की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। फाइब्रोसिस की वजह से जो निपल की शेप है वो ऐसे हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल निपल जो ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि उसके गिर्द क्या होगी, फाइब्रोसिस होगी, निपल जो है उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो निपल जो है वैसे स्लिट लाइक बन जाएगा। तो ये चीज़ आती है कि इसकी वजह से फिर कैसे हमने देखना होता है। अगर आपको स्लिट लाइक निपल मिल रहा है और एरियोला के नीचे मास मिल रहा है, तो आप सस्पेक्ट करोगे कि हमेशा आपने ये नहीं सोचना कि इसको कैंसर ही है। आपने सोचना है कि उसको फॉर एग्जांपल उससे आपने स्मोकिंग की हिस्ट्री लेनी है और वो आपको बताएगी हाँ मैं स्मोकिंग करती थी, तो आपने एक्टेजिया का ज़रूर सोचना है, और साथ में उसका निपल डिस्चार्ज आ रहा होगा ब्लड कलर का, ब्लड या फिर इस तरह से, तो आपने एक्टेजिया को ज़रूर सोचना है, क्योंकि इसमें देखिए निपल डिस्चार्ज मास है और फिस्टुला भी बन सकता है स्लिट लाइक। तो ये सारी ऐसे ऐसे लग रहा होता है जैसे कैंसर है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए ट्रिपल असेसमेंट के थ्रू कार्सिनोमा को एक्सक्लूड करना है। पेशेंट को कहना है स्मोकिंग छोड़ दो, और एंटीबायोटिक्स देनी है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रही है, इन विच वी हैव द फ्लोक्सोक्सिसलिन और मेट्रोनाइडाजोल। और उसके बाद हमें जो है सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें वी हैव द हार्ट फील्ड ऑपरेशन, वो हम कर सकते हैं। जो भी मेजर डक्ट्स हैं जो इतनी बड़ी बड़ी हो गई हुई हैं, डायलेट हो गई हुई हैं, वो अब दोबारा अपनी असल हालत में वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अब इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि फाइब्रोसिस हो गई है। तो हम सर्जरी करके उन सारी डक्ट्स जो हैं फजूल किस्म की उनको निकाल देते हैं। तो ये चीज़ होती है। आपको समझ आई कि डक्ट इक्टेजिया की वजह से सिक्रीशंस कैसे हो रही हैं, और वो ब्लड भी हो सकती हैं, वो सीरस भी हो सकती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है जो कार्सिनोमा है उसमें भी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, सीरस भी हो सकता है डिस्चार्ज और ब्लडी भी हो सकता है। लेकिन डिफरेंस जो है वो कहाँ आता है, मतलब एक्टेजिया और कार्सिनोमा दोनों में ब्लड या सीरस आ सकता है, लेकिन जो पेपिलोमा है उसमें ब्लडी सेक्रीशंस होती हैं, और जो फाइब्रो एडिनोसिस होती है उसमें सीरस सेक्रीशंस होती हैं। फिर अगर एक से ज़्यादा ड्रग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसमें ना उसमें मिल्क आएगा। ठीक है, या वो परलेंट पस आ सकती है, या वो ब्लैक हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कि अब जो है ना एक से ज़्यादा ड्रग्स में से डिस्चार्ज आना शुरू हो गया है, तो अब ब्लडी डिस्चार्ज होगा, तो आपने वही 3 चीज़ें सोचनी है जो आपने ऊपर सोची थी, पेपिलोमा, इक्टेजिया और कार्सिनोमा। अगर वो ब्लैक हो गया ना, इसका ब्लैकिश ग्रीन हो गया, इसका मतलब बहुत अरसे से डक्ट इक्टेजिया चल रहा है, जिसकी वजह से वो पहले ब्लडी सीरस था, अब वो जो है बिल्कुल ब्लैक हो गया, मतलब सिक्रीशंस बहुत पुरानी पड़ी हुई हैं जो अब बाहर आ रही हैं। तो कोई भी चीज़ पुरानी पड़ी तो ब्लैक हो जाती है, तो वो ब्लैक अगर होगी तो आपने सोचना है डक्ट इक्टेजिया को। अगर वो पस आ रही है, इसका मतलब अंदर तो पक्का जो है ना इन्फ्लेमेशन हो रही है, और साथ में पेशेंट को पेन है, टेम्परेचर है, तो फिर आपने मास्टाइटिस सोचना है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट। और अगर मिल्क आ रहा है, फिर आप 3 चीज़ें सोच सकते हो। आप सोचोगे अभी आपकी रिसेंट प्रेगनेंसी हुई थी, हाँ, तो वो कहेगी हाँ, तो इसका मतलब ये लैक्टेशन वाला मिल्क है। लेकिन अगर एक फ़ीमेल है, वो नॉन प्रेग्नेंट है, उसका अभी बच्चा नहीं हुआ, और या फिर वो अनमैरिड फ़ीमेल है, तो अब जो है आपने सोचना है या तो उसके अंदर हाइपोथायराइडिज़म है या उसके अंदर प्रोलैक्टिनोमा है। हाइपोथायराइडिज़म में क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और प्रोलैक्टिनोमा के अंदर भी प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो
जो है प्रोलैक्टिन का लेवल जब भी ज़्यादा होता है तो यू नो दैट मिल्क की सेक्रीशंस होती है। और हाइपोथायरायडिज्म में क्या होता है कि वो जो केराटिन प्लग्स आगे बने होते हैं ना, जिन्होंने सेक्रीशंस को बाहर आने नहीं देना होता, वो केराटिन प्लग्स डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेक्रीशंस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो मैनेजमेंट ऑफ निपल डिस्चार्ज आप क्या करोगे, कैसे करोगे? निपल डिस्चार्ज आपको समझ आई? अब क्या क्या आपके पास डीडीज़ हो सकते हैं निपल डिस्चार्ज के? अब तो आपके पास काफ़ी आ गए हैं। अच्छा, तो अब मैनेजमेंट ऑफ निपल डिस्चार्ज कैसे करोगे? आपके पास फीमेल आई है, डॉक्टर साहब ये जो है ना निपल डिस्चार्ज हो रहा है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन करोगे। ट्रिपल असेसमेंट करने के बाद अगर तो आपको लंप मिलता है तो फिर आप जो है उसकी तरह लंप के साथ उस ट्रिपल असेसमेंट करोगे। ठीक है, लेकिन अगर लंप नहीं है तो आपने उसकी सिक्रीशंस देखनी है। अगर तो मिल्की सेक्रीशंस हैं तो आपने एंडोक्राइन कॉज को रूल आउट करना है, उसके टीएफटीज़ करवा लेने हैं, उसका प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करवा लेना है और उससे पूछ लेना कोई आपने ऐसे ड्रग तो नहीं दी, फॉर एग्जांपल उसने डोपामिन एंटेगनिस्ट लिए हों लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन, तो उसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो आपने उसका पूछ लेना। कोई ड्रग्स आपने कोई दवाई तो नहीं इस्तेमाल की, उस दवाई का नाम पूछ लेना है। अगर वो कलर डिस्चार्ज है तो उसको जो है ना रीअश्योर कर देना है। अगर वो सीरियस या ब्लड स्टेन्ड है तो अगर तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, रिजॉल्व हो गया तो रीअश्योर कर दिया। लेकिन अगर परसिस्टेंट है सीरियस और ब्लड स्टेन तो आपने क्या करना है, मेमोग्राम करवाना है। मेमोग्राम अगर एबनॉर्मल आया तो आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है एफनैक वगैरह के थ्रू। अगर नॉर्मल आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है, वो जो डक्ट्स हैं जो तंग कर रही हैं, जिसमें से बार बार सेक्रीशंस आ रही हैं, उनकी आपने रिमूवल कर देनी है, एक CN कर देनी है, विच इज़ नोन एज माइक्रोडोक्टेक्टमी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है निपल डिस्चार्ज के पेशेंट की सारी जो है मैनेजमेंट करते हो। उसके बाद आता है, तो इसके यूक्यूज़ देखें। अब आपके पास एक फ़ीमेल आ गई है निपल डिस्चार्ज के साथ, तो उसको आपने डराने नहीं लग जाना, नहीं आपके अंदर तो कैंसर ही है। अब आपको बहुत से डीडीज़ पता हैं तो आप उसको बता सकते हो कि अगर वो मिल्की सेक्रीशन है तो आप देखोगे कि लैक्टेशन की वजह से प्रोलैक्टिनोमा, हाइपोथायरायडिज्म या ड्रग्स की वजह से है। अगर वो ब्लडी सेक्रीशंस हैं तो फिर आप पेपिलोमा सोच सकते हो, आप जो है डक्टेक्टेजिया सोच सकते हो। सीरियस डिस्चार्ज है तो आप जो है वो उसके अंदर उसी तरह डक्टेक्टेजिया सोच सकते हो। आप उसके अंदर जो है वो सोच सकते हो कि इसके अंदर जो है वो फाइब्रोएडिनोसिस है। ठीक है, इस तरह पुरलेंट है जो मैस्टाइटिस सोच सकते हो। तो आपके पास वेरियस चीज़ें हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसका कलर क्या है वो डिस्चार्ज का ना, तो इस तरह से। उसके बाद कॉजेज़ आपने बता देने, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट। सो कॉजेज़ क्या होंगे, लैक्टेशन, वही सारे प्रोलैक्टिनोमा, हाइपोथायरायडिज्म ड्रग्स हैं, और डक्टेक्टेजिया है, पेपिलोमा है, फाइब्रोएडिनोसिस, एक्जिमा है, पेजेट डिजीज़ है, मेस्टाइटिस है, और ये सारे। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करेंगे, आप जो है वो क्या करेंगे, निपल डिस्चार्ज है तो दोनों ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करेंगे। अगर एज जो है वो 35 से ज़्यादा है तो आप मेमोग्राम करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि वो डिस्चार्ज किस कलर का है। अगर नॉन ब्लडी है तो फिर आप जो है उसकी कॉज को रूल आउट करेंगे, उसके प्रोलैक्टिन लेवल चेक करवाएंगे, TSH लेवल चेक करवाएंगे। ठीक है, और अगर आपको TSH नॉर्मल मिलता है या प्रोलैक्टिन नॉर्मल मिलता है तो आप उसकी तरफ रूल आउट करेंगे। अगर ये सब कुछ नॉर्मल है तो रीअश्योर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ब्लडी डिस्चार्ज है उसके केस में तो आपने ज़रूर मेलिग्नेंसी का जो है ना सोचना है, और इस तरह से। तो वो जो आपकी ब्रेस्ट मैनेजमेंट है ना, कि आपने उसको लंप देखना है सबसे पहले, फिर डिस्चार्ज का कलर देखना है, ब्लडी है या मिल्की है या कलर्ड है, तो उसको भी आप बुक वाले को भी फॉलो कर सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली जो लास्ट आपने लिखना है ना, वो लिखना है कि एक्ससीजन ऑफ डक्ट्स, मतलब माइक्रोडोडेक्टमी। ठीक है, तो शुरू में आपने लंप देखना है, फिर आपने जो है वो ट्रिपल असेसमेंट ज़रूर लिखनी है, डिस्चार्ज का कलर देखना है, उसके मुताबिक करना है, और एंड पे आपने माइक्रोडोडेक्टमी कर देनी है अगर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इस तरह से आप उसकी जो है ना केस को लेके जाओगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है, अब देखें इसका सिनेरियो कि 35 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, मिडवाइफ, प्रेजेंट 2 सेंटीमीटर डायमीटर पेनलेस लंप फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स। और ये इसकी लंप की करेक्टरिस्टिक होती है फाइब्रोएडिनोमा की कि फ्रीली मोबाइल है। ठीक है, ऐसे वो मूव कर रहा है जगह जगह पे, तो दिस इज़ फ्रीली मोबाइल के, फिर भी फ्रीली मोबाइल इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फाइब्रोएडिनोमा। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। फाइब्रोएडिनोमा का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, यूक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है। और सबसे पहले तो ये इसकी पहली चीज़ ये है कि इट इज़ बिनाइन, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जा रही हूँ साथ साथ। और ये क्यों होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट की वजह से। ठीक है, पहले तो ये बिनाइन है,
मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट है। दूसरा ये कि ईस्ट्रोजन के स्टिमुलस की वजह से, हार्मोनल स्टिमुलस जो है वो वैसे तो ईस्ट्रोजन नॉर्मल अमाउंट में रिलीज़ हो रहा होता है, लेकिन जो हमारे लोब्यूल्स और स्ट्रोमा हैं वो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स शो कर देते हैं टू दिस ईस्ट्रोजन। तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है। फिर इसकी एज आ जाती है कि ये 15 to 25 ईयर्स ऑफ एज में होता है, मतलब कि मीनोपॉज से पहले पहले तक होता है। ये बात याद रखने, प्री मीनोपॉजल, ठीक है, प्री मीनोपॉजल। तो इसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, ये रबड़ी होता है, मोबाइल होता है, ठीक है, रबड़ी मोबाइल, फ्रीली मोबाइल होता है, ठीक हो गया। तो ये इसकी चीज़ें हैं जिनसे आपने इसको जो है ना करना है। इस वजह से इसको, क्योंकि ये सारी डायरेक्शन में मोबाइल होता है, इस वजह से इसको ब्रेस्ट माउस कहते हैं। तो ये MCQ होता है, व्हाट इज़ ब्रेस्ट माउस, दिस इज़ फाइब्रोएडिनोमा। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ आई हैं। बिनाइन है, मोस्ट कॉमन बिनाइन है, ईस्ट्रोजन की वजह से होता है एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, प्री मीनोपॉजल वुमेन में होता है, ठीक है, 15 to 25 ईयर्स में, और फर्म रबरी होता है, मोबाइल होता है, और इसके अलावा इसको ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। तो अब जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब डायग्नोसिस वही है, ट्रिपल असेसमेंट कर लेंगे। और ट्रीटमेंट क्या है कि वैसे तो हमें सर्जिकल एक्ससीएन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने आपको बताया है, अभी हमने एक UQ भी डिस्कस किया था इसका, कि जिसमें उसको फ्रीली मोबाइल लंप था और वो छोटी बच्ची थी उसके अंदर था। तो हमने क्या किया था, वैसे तो हमें एक CN ज़रूरत नहीं पड़ती, हम पेशेंट को रीअश्योर कर देते हैं कि मसले की बात नहीं है, उसको सारी कंडीशन का बताते हैं कि ये बिनाइन है, इसकी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो पेशेंट जो है वो बार बार डिज़ायर कर रहा है कि हाँ इसको रिमूव कर दें, तो और वो उसका साइज़ जो है वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, मतलब जाइंट फाइब्रोएडिनोमा है, तो फिर हम जो है वो क्या करते हैं, उसकी जो है न्यूक्लिएशन कर देते हैं, मतलब उसको रिमूव कर देते हैं और साइटोलॉजी कर लेते हैं, ठीक हो गया। और सॉरी, साइटोलॉजी सस्पिशियस, तो न्यूक्लिएशन कर देते हैं। सो व्हाट इज़ फाइब्रोएडिनोमा? यूजुअली ओनली सिम्टम इज़ स्मॉल लंप इन द ब्रेस्ट, जो कि स्मूथ रबड़ी होते हैं, मूवेबल होते हैं, टेंडर और पेनफुल, स्पेशली राइट बिफोर पीरियड, क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज इट इज़ पेनलेस। उसके बाद क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंड अपॉन द टाइप, सिम्टम्स एंड इंडिविजुअल्स इमोशनल स्टेट, कॉजेज़ आर अननोन। सो इसके डायग्नोसिस क्या होगा, फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, और मैनेजमेंट कैसे होगी, ट्रिपल असेसमेंट करेंगे, और उसके बाद इसकी सर्जिकल एक्ससीएन नहीं ज़रूरी होती, रीअश्योर करेंगे पेशेंट को, कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद अगर जो है ये 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, मतलब जाइंट फाइब्रोएडिनोमा है, या सस्पिशियस साइटोलॉजी है, या पेशेंट की अपनी विश है कि वो उसकी डिज़ायर है कि इसको रिमूव किया जाए, तो फिर हम इसको न्यूक्लिएशन इसकी कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। अदरवाइज़ वी कैन ऑल्सो डू द लम्बेक्टमी एंड क्रायोअब्लेशन टेक्निक्स, ठीक हो गया। So this is how we treat this case of fibroadenoma. Next question is about what is phyllodes tumor of the breast, describe its presentation and treatment. So phyllodes tumor जो होता है ना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो what is the difference between fibroadenoma and the phyllodes tumor? सबसे पहला डिफरेंस जो है वो आ जाता है कि जो फाइलॉइड्स ट्यूमर होता है, ये स्ट्रोमा ऑफ द ब्रेस्ट जो है वहाँ से अराइज करता है, और ये फाइब्रोएडिनोमा से लेस कॉमन होता है। ये भी बिनाइन होते हैं, लेकिन फाइब्रोएडिनोमा की तरह ये भी बिनाइन होते हैं, लेकिन ये मेलिग्नेंट हो सकते हैं। फाइब्रोएडिनोमा बिनाइन ही रहते हैं, ये मेलिग्नेंट हो सकते हैं। दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस ये है कि फाइब्रोएडिनोमा जो था वो 15 to 25 ईयर्स में हो रहा था, प्री मीनोपॉजल वुमेन में हो रहा था। ये जो होता है 40 ईयर्स में जाके लेट होता है, पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यंगर में भी हो सकता है, लेकिन 40 ईयर्स की एज में मोस्टली होता है। जो फाइब्रोएडिनोमा था उसका दूसरा नाम ब्रेस्ट माउस था, इसका दूसरा नाम है सीरोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रॉडी या सिस्टोसार्कोमा फाइलॉइड्स, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके नाम में जो है सिस्टोसार्कोमा है, लेकिन इसमें कोई सिस्ट नहीं होता, ऐसे ही नाम रख दिया हुआ है सिस्टोसार्कोमा, और सार्कोमा जैसे इसके फीचर्स भी नहीं होते, ऐसे ही नाम याद रख दिया हुआ है सिस्टोसार्कोमा। ना ये सिस्टिक है ना ये सार्कोमा की तरह का होता है। होता कैसा है, लार्ज मैसिव ट्यूमर होता है, लार्ज मैसिव ट्यूमर होता है,
और ये क्या करता है, स्किन को अल्सरेट करता है और वहाँ पे प्रेशर नेक्रोसिस बना देता है, मतलब स्किन को ख़राब कर देता है ये ब्रेस्ट की। और ये चेस्ट वॉल के ऊपर मोबाइल ही रहता है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये जो है वो मेटास्टाइज करता है। और ये लीफ लाइक होता है, ये आपको पैथोलॉजी में अगर याद हो ना, लीफ लाइक इसकी होती है सारी। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वाइड लोकल एक्सियन, इसको हमने एक्साइज कर देना है। लेकिन अगर ये मैसिव है, रिकरेंट है, मेलिग्नेंट हो गया है, तो उस केस में हमने मेस्टेक्टमी मतलब ब्रेस्ट को भी रिमूव करना पड़ सकता है। ठीक हो गया। तो इसका यू क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फाइलॉइड्स ट्यूमर। फाइलॉइड्स ट्यूमर इज़ हार्ड लंप ऑफ टिश्यू दैट कैन अपेयर इन द स्ट्रोमा ऑफ ब्रेस्ट। स्ट्रोमा ऑफ ब्रेस्ट के अंदर हार्ड लंप बनता है। इट इज़ अ बिनाइन ब्रेस्ट कंडीशन बट इट कैन लोकली मेटास्टाइज। उसके बाद क्या है कि इट ग्रोज क्वाइट क्विकली एंड क्वाइट लार्ज, अकर्स एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। उसके बाद क्या है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीरोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रॉडी या फिर सिस्टोसार्कोमा भी हम इसको कहते हैं। लीफ लाइक होता है। प्रेजेंटेशन इसके क्या है, लार्ज मैसिव ट्यूमर विद बॉजिलेटेड सरफेस मतलब लीफी सरफेस एंड ओकेजनली अल्सरेट द ओवरलाइंग स्किन बिकॉज ऑफ प्रेशर नेक्रोसिस। तो बड़ा सा मैसिव ट्यूमर होगा, बॉजिलेटेड सरफेस होगी और स्किन को जो है वो अल्सरेट करेगा और वहाँ पे प्रेशर नेक्रोसिस करेगा। डिस्पाइट देयर लार्ज साइज दे रिमेन मोबाइल ओवर द चेस्ट वॉल। ट्रीटमेंट उन्होंने पूछा हुआ है, तो यू विल से 2 काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट। वाइड लोकल एक्सियन कर सकते हैं या मेस्टेक्टमी कर सकते हैं। वाइड लोकल एक्सियन तब करेंगे जब वो छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, तो उस केस में हम उस ट्यूमर को रिमूव करेंगे और सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू का भी 1 सेंटीमीटर निकाल देंगे। और मेस्टेक्टमी कब करेंगे, जब मैसिव रिकरेंट ट्यूमर है और मेलिग्नेंट ट्यूमर है। मैसिव रिकरेंट बहुत बड़ा है, बार बार हो रहा है, मेटास्टेसिस हो गई हुई है, तो उस केस में मेस्टेक्टमी करेंगे। अदरवाइज वाइड लोकल एक्सियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 28 years old ice skater presents several weeks after having sustained injury to her left breast. Injury to the breast. History of injury to the breast. Painful mass in upper outer quadrant. Skin retraction is noticed and mass भी बन गया हुआ है 3 to 4 सेंटीमीटर दैट कैन बी पैल्पेटेड। तो जब भी इंजरी की हिस्ट्री हो और बाद में ब्रेस्ट के ऊपर कुछ ऐसा मसला हो तो दिस इज़ फैट नेक्रोसिस। So what is fat necrosis? It occurs after trauma and produces a lump which mimics a carcinoma। और फिर उसको एक्सक्लूड करने के लिए बायोप्सी करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इसमें हमें ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी। पेशेंट से आप पूछेंगे कि चोट तो नहीं लगी थी ब्रेस्ट के ऊपर, तो वैसे पेशेंट्स को याद नहीं होता, तो चलो अब लंप मिल गया तो आप उसकी बायोप्सी करके उस ट्रिपल असेसमेंट करके उसकी मैलिग्नेंसी को रूल आउट कर लें। नेक्स्ट पार्ट से जो है हम नेक्स्ट करते हैं।